नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस और आप देख रहे हैं देश की बात। खबरों में रुक करें उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। इजराइल गाजा युद्ध में गंभीर हुए हालात, युद्ध में अमेरिका की एंट्री, ईरान पर अमेरिका का जबरदस्त हमला, हिजबुल्लाह की अमेरिका को धमकी। चित्रकूट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चित्रकूट के रघुवीर मंदिर में पीएम मोदी ने की पूजा, मफतलाल की 100वीं जयंती पर जारी की टिकट। पीएम मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के 7वें संस्करण का किया उद्घाटन, भारत मंडपम में 3 दिवसीय कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आईपीएस प्रोबेशनर्स की पासिंग आउट परेड में पहुंचे अमित शाह, कहा आईपीएस, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह 3 नए बिल जल्द पारित होंगे। प्रियंका गांधी, हेमंत बिस्वा को चुनाव आयोग का नोटिस, शर्मा का अकबर को लेकर विवादित कमेंट, प्रियंका ने मोदी के खिलाफ उठाए थे सवाल। संजय सिंह की रिहाई को लेकर आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, मनी लॉन्ड्रिंग केस में 4 अक्टूबर को हुई थी गिरफ्तारी, संजय सिंह की कस्टडी बढ़ी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो देश की बात में अब खबरें छत्तीसगढ़ से। सरगुजा से अहम खबर सामने आ रहे, सीएम भूपेश बघेल नामांकन रैली में शामिल हुए हैं। सीएम के साथ डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी मौजूद रहे। इसके अलावा प्रीतम राम भी नामांकन फॉर्म भरने के दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें, भूपेश बघेल ने कहा कि इस बार रिकॉर्ड 75 सीटों पर जीत दर्ज कर पिछले बार का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। तो सरगुजा से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। भूपेश बघेल ने कहा इस बार पिछले बार का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। पिछली बार भूपेश मुख्यमंत्री बने थे, 68 सीटों के साथ कांग्रेस जीत कर आई थी और भूपेश मुख्यमंत्री बने थे। इस दौरान भूपेश बघेल ने यह दावा किया है कि इस बार पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़कर 75 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। प्रीतम राम भी नामांकन फॉर्म भरने के दौरान मौजूद रहे। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि 75 सीटों पर रिकॉर्ड जीत दर्ज करेंगे। सरगुजा से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही। सीएम भूपेश बघेल नामांकन रैली में शामिल हुए हैं। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। खबर कांकेर से है, जहां बस्तर संभाग के सबसे अहम विधानसभा माने जाने वाले अंतागढ़ विधानसभा में इस बार छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित टेप कांड में फंसे नारायणपुर विधानसभा के प्रथम विधायक मंतूराम पवार अभी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। मंतूराम पवार लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र के करीब 700 गांवों का सघन रूप से दौरा कर रहे हैं। इस दौरान के न्यूज इंडिया के संवाददाता रवि सोनकर से मंतूराम पवार ने बातचीत की और चुनावी मुद्दों पर अपनी रणनीति को कुछ इस तरह से बताया। अधिकार पट्टा गिने चुने लोगों को ही मिल रहा है, न पिछड़े वर्ग के समाज को मिल रहा है, न सामान्य वर्ग को मिल रहा है, न एसी समाज को मिल रहा है, जिससे यानी कि सरकार के प्रति बहुत ज़्यादा आक्रोश महसूस कर रहे हैं। और इस क्षेत्र का मुद्दा देखिए बहुत बड़े बड़े की मुद्दा है। आज हम देखते हैं कि कॉलेज, उस समय मेरे समय का कॉलेज है, आज यहाँ पर लेक्चरार नहीं है। हमारे समय का है सीओ कार्यालय नहीं पर था, यहाँ हम सीओ कार्यालय बनवा दिए थे। आईटीआई नहीं था, आईटीआई हम लोगों ने करवाया। यहाँ पर मंडी नहीं था, हम लोगों ने मंडी बनवाया। बाकी मेरे चुनाव हारने के बाद विक्रम सिंह उसेंडी अंतागढ़ में पूरा मंडी को ले गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ का वो विधायक मंत्री था, तो यहाँ का मंडी यहीं रहने देना था और वहाँ एक नया मंडी का उसको स्वीकृत करके अंतागढ़ क्षेत्र को देना था, जिसके चलते यहाँ बहुत सिंचाई के क्षेत्र में मंतूराम पवार कहे तो यहाँ पर जब बंगाली समाज का सेटलमेंट हो गया था, उस समय एक जलाशय परलकोट जलाशय बना, 3 जलाशय अधूरा पड़ा हुआ था। 133 का था, मंतूराम पवार ने उसको पूरा किया। 36 का डैम था, उसको मंतूराम पवार ने पूरा किया। ऐसे करके बहुत सारे जो मुद्दा है, बहुत सारे समस्या हमारे समय में हुआ और शासन स्तर का मैं काम देख रहा हूँ
कि ये 22-23 साल में शासन स्तर का कोई भी यहाँ जनप्रतिनिधि काम नहीं किया। उसका कारण, उसका रीजन ये है कि हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ रहते नहीं हैं। कोई रायपुर रहता है तो कोई और बाहर रहता है, जनता के प्रति गंभीर नहीं है, यहाँ की समस्या के बारे में जानकारी नहीं है, जिसके चलते हुए जितने भी प्रत्याशी हैं ये हम तो अयोग्य ही समझते हैं। जैसे अनूप नाग है, उसके पार्टी हाई कमान ने उसका टिकट काटा, इसका मतलब वो कोई काम नहीं किया और पार्टी के हाई कमान ने उसको अयोग्य घोषित कर दिया। और अनूप नाग आज के डेट में वो बगावत करके चुनाव लड़ रहा है। वो कहीं भी परलकोट क्षेत्र में अंतागढ़ विधान नहीं, देखिए आरोप प्रति आरोप तो लगते रहता है। राजनीति करने वाले हो चाहे, उसको सीट जब नहीं होता तो आरोपी कैसा बन सकता है, उसको नहीं हो सकता। इसलिए लोगों ने मंतूराम पवार की जो छवि है उसको धूमिल करने का कोशिश की राजनीति पार्टी पर भी। बस उस बात को हमारे क्षेत्र के जनता मंतूराम पवार को दिल में बैठा के रखते हैं। आज भी मैं आपको विश्वास दिलवाना चाहता हूं कि मेरे मतदाता, अंतागढ़ विधानसभा के मतदाता मंतूराम पवार को अच्छी तरह से जानते हैं, उसको दिल में बैठा हुए हैं। और एक जनप्रतिनिधि, एक नेता का जो मतदाता होते हैं, जो भगवान होते हैं, और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। और सारे मतदाताओं ने इस बार निर्णय ले लिया है, पूरे क्षेत्र के लोगों ने निर्णय लिया। सारे लोगों को कोई 20 साल देखा, 5 साल देखा, 10 साल देखा, मंत्री के रूप में, सांसद के रूप में। बाकी मंतूराम पवार 2.5 साल के कार्यकाल में जो काम करने का कोशिश किया उसका कोई उदाहरण नहीं हो सकता, उसका कोई यानी कि इनके पास कार्ड नहीं हो सकता। जिसके चलते हुए जैसे मंतूराम पवार के समर्थक दल मैदान में उतरा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता का नहीं, नेताओं का होश उड़ गया है। और अभी बहुत कम समय बचा है, 8-9 दिन समय बचा है। पूरा क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता लग गए हैं। अब मुझे लगता है कि अंतागढ़ विधानसभा पहले भी इतिहास बनाता था। मंतूराम पवार का नाम पूरा छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरा देश में चलता था। आज मुझे ऐसा महसूस मैं कर रहा हूँ। 7 नवंबर को वोटिंग होगा और 3 दिसंबर को इसका गिनती होगा, तो लोग आश्चर्य होगा लोगों को कि देखिए मंतूराम पवार को कितना बदलाव करने के बावजूद भी मतदाताओं ने मंतूराम पवार को इसमें सर में बैठा लिया। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि रिजल्ट में चौंकाने वाला रिजल्ट आ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और कांग्रेस के उम्मीदवार ये सोच भी नहीं पाएंगे जितना वोट मंतूराम पवार के पक्ष में जाएगा और अंतागढ़ विधानसभा फिर से एक इतिहास बना देगा। तो ये थे हमारे साथ नारायणपुर विधानसभा के प्रथम विधायक और निर्दलीय प्रत्याशी मंतूराम पवार जी। के न्यूज इंडिया के लिए अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। खबर कांकेर से है, जहां बस्तर संभाग के सबसे अहम विधानसभा माने जाने वाली अंतागढ़ में एक बार फिर भाजपा प्रत्याशी के रूप में पूर्व मंत्री विक्रम उसेंडी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। पूर्व मंत्री विक्रम उसेंडी को भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 7वीं बार अंतागढ़ विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाया है। के न्यूज इंडिया के संवाददाता रवि सोनकर से पूर्व मंत्री विक्रम उसेंडी ने बातचीत कर अंतागढ़ विधानसभा के विभिन्न मुद्दों पर अपनी चुनावी रणनीतियों को इस तरह से बताया है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण के चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं, जिसमें प्रत्याशी लगातार गांव-गांव जाकर घर-घर अपना जन समर्थन को मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम खड़े हैं अंतागढ़ विधानसभा में और हमारे साथ हैं भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी और पूर्व मंत्री विक्रम उसेंडी जी। हम जानेंगे कि आगे की क्या कुछ बातों को लेकर वह लोगों के बीच जाकर यह चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज इंडिया में। धन्यवाद। ये बताएंगे कि इस बार आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, फिर से आपको पार्टी ने फिर से एक बार अपना अधिकृत प्रत्याशी के रूप में बनाया है, तो क्या कुछ बातों को लेकर आप यह चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, ये 2018 के बाद कांग्रेस की सरकार या भूपेश बघेल की सरकार बनी, ये बहुत सारे वादे और घोषणा करके ये सत्ता सरकार में आई, उनका कहीं पर भी इनके द्वारा कोई क्रियान्वयन हुआ नहीं। इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं कि इन्होंने बड़े बड़े वादे भी किए थे, कि इन्होंने कहा था कि सब किसान कर्जा माफ़ करेंगे, लेकिन इस क्षेत्र में हुआ भी नहीं, क्योंकि सब नेशनलाइज बैंक से ऋण लिए थे, किसी का ऋण माफ़ हुआ नहीं। ये बड़ा मुद्दा है। उसके साथ साथ इस क्षेत्र में जो बिजली की समस्या थी, उसको लो वोल्टेज की समस्या थी, उसका तो समाधान हमारे शासनकाल में हुआ था, लेकिन बिजली बिल हाफ करने की बात कर इतना ज़्यादा बिल भेज रहे हैं, अभी किसान परेशान हैं। साथ ही साथ यहाँ बेरोजगारों के साथ इन्होंने छल कपट किया है, उनको बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, यहाँ के माताओं बहनों को उन्होंने छल कपट किया है, शराबबंदी की बात हो। उसके साथ ही साथ क्षेत्र में देख दो विकास के कोई काम नहीं हुए।
जितने भी विकास के काम हुए थे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए थे। गांव-गांव में अब सीसी सड़क, नाली का निर्माण हो या अन्य जगह स्कूल, आश्रम, छात्रावास जो खुले हैं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही हुए हैं। और जितने भी यहाँ पर सड़कों का निर्माण हुआ था, प्रधानमंत्री सड़क जो बने हैं गांव-गांव तक, उसका 5 साल बाद उनको मेंटेनेंस करने का, उसको बनाने का काम राज्य सरकार का होता है। ये सड़क आप बनी है देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन का, लेकिन जितने भी सड़क में गड्ढे हो गए, मरम्मत करने लायक है, उसका भी कोई निर्माण का काम इस सरकार में हो नहीं रहा है। कुल मिला के विकास के काम पूरे रुके से पड़े हैं। और सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में तो नरवा गुड़ाबाड़ी के नाम से गोठान में इतना ज़्यादा गड़बड़ हुई, भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी जहाँ पर कोई कहना चाहिए पानी है, ना पैरा है, ना बना है, वहाँ बहुत ज़्यादा राशि खर्च करने के बाद भी इन सब चीज़ों को भी जनता देख रही है। इस सब चीज़ों को, मुद्दा को लेकर के हम जनता के बीच जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से हम आएगी तो निश्चित रूप विकास के काम होंगे, पूर्व में भी हो भी रहे थे। और आने वाले समय में इस क्षेत्र में जो काम जनता देख चुकी है, जहाँ सभी क्षेत्रों में चाहे सड़कों के निर्माण हो, चाहे बिजली के क्षेत्र में गांव-गांव बिजली का बनाना, ट्रांसफार्मर खरीद 132/33 kV के या अन्य जगह में डिमांड थी, वो सब काम हुए हैं। तो जितना भी शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल या अन्य क्षेत्रों में जो काम हुए भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए। अभी इस क्षेत्र में आप देखें तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत भी जो जहाँ पर गाँव-गाँव में वहाँ पर हर घर तक पानी नल पहुँचाना था, उसमें भी भारी अनियमितता, कहीं काम पूरा हो नहीं पाया है। ये सब तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और उन चीज़ों बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ने करप्शन, भ्रष्टाचार का ही काम किया है, कोई विकास के काम हुए नहीं सरकार में। और भारतीय जनता पार्टी में जो काम हुए थे वो कामों को भी ये काम ठीक से आगे नहीं करा पाई है। तो आने वाले समय विकास के साथ साथ कांग्रेस सरकार की विफलता, उनके द्वारा की गई भ्रष्टाचार, कोई हुए काम नहीं, उनको लेकर जनता के बीच जाकर इन मुद्दों को हम जनता के बीच अपनी बात को रख रहे हैं। बिल्कुल जैसा कि अभी आपने हाल ही में अपने उद्बोधन में कहा कि घोषणा पत्र भाजपा का आने वाला है, जिसको लेकर बहुत सारी, तो क्या कुछ नया रहेगा इस बार घोषणा पत्र में? देखिए, अभी बहुत जल्द घोषणा पत्र जारी होने वाला है। निश्चित रूप में बहुत सारे चीज़ों का समावेश होने वाला है। जिस दिन घोषणा पत्र जारी हो जो पता चल जाए बहुत जल्द, लेकिन हम जनता के भावनाओं के अनुसार ये घोषणा पत्र जारी होने वाला है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि ये देखना, छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आता है, जिसमें आदिवासी सीएम का चेहरे की भी बात आ रही है। तो चूंकि भाजपा पूरे पार्टी में एक राम विचार नेताम जी हैं और एक आप आदिवासी चेहरे के रूप में आप उभर के आते हैं, तो क्या फ्यूचर में आने वाले समय में आदिवासी सीएम के रूप में आप अपने आप को किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, ये तो पार्टी प्रदेश के साथ केंद्रीय नेतृत्व तय करता है और विधायक दल तय होता है कि सरकार बनने के बाद उसका मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और पार्टी और केंद्रीय नेतृत्व के जो भी निर्णय होगा उसको सब मानते हैं और निश्चित रूप से सरकार बनेगी तो इस टाइप का उनका समाधान केंद्रीय नेतृत्व के ही द्वारा होगा। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री विक्रम उसेंडी जी, जो लगातार अंतागढ़ विधानसभा के लोगों के बीच में सक्रिय हैं और किन किन बातों को लेकर वह चुनाव में अपने लिए जन समर्थन मांग रहे हैं। के न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन राज यादव के साथ रवि कुमार सोनकर, अंतागढ़ विधानसभा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता गोरेलाल बर्मन कांग्रेस से इस्तीफा देकर जोगी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। सीजे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने उन्हें पामगढ़ से जेसीसीजे का प्रत्याशी भी बना दिया है। जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई और गमछा पहनाकर पार्टी में उनका स्वागत किया। देश की बात में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मेहर सिविल हॉस्पिटल में जन प्रतिनिधियों का विकास खोखला साबित हुआ है। आपको बता दें, लाखों करोड़ों रुपए से सिविल हॉस्पिटल का निर्माण भले ही हो गया हो, लेकिन उसके अंदर की हकीकत जनता ही बयां कर सकती है। गरीब वर्ग की चिंता को लेकर सरकार ने शासकीय अस्पताल बनवाए हैं, जिनमें कई सुविधाएं हैं, लेकिन वो जिम्मेदारों की अनदेखी की भेंट चढ़ चुकी हैं। मेहर सिविल अस्पताल में एक्सरे मशीन आज कई दिनों से खराब है, जिससे मरीज परेशान है और उन्हें बाहर जाकर पैसे देकर एक्सरे करवाना पड़ता है। गरीब वर्ग की चिंता भले सरकार कर रही हो, लेकिन जिम्मेदारों को इन समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हमको सोनू यादव किसको दिखाए हैं? यहाँ दिखाए। देश की बात में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर की बात करेंगे, खबर इंदौर से है, जहां करीब 1 साल पहले अपने पति को खो चुकी महिला ने अपने घर चलाने के लिए अपने नाबालिग बेटे को ही
चोरी के रास्ते पर डाल दिया और नाबालिग बेटा सातिर चोर बन गया। क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों के बाद पुलिस ने जब नाबालिग को हिरासत में लिया तो पूरा मामला सामने आया। फिलहाल राजेंद्र नगर पुलिस ने 5 लाख की चोरी की रकम के साथ आरोपी महिला और उस नाबालिग बालक को उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी जोन 1 आदित्य मिश्रा ने बताया है कि चोरियों के मामले में नाबालिग बालक और उसकी मां को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ने मिलकर जहां चोरी की वारदात को अंजाम दिया, वहीं उसकी मां ने चोरी के माल को ठिकाने लगाने के लिए सोनारों से बातचीत कर सोने की रकम औने पौने दाम पर बेच दी। फिलहाल आरोपी महिला और उसके नाबालिग बेटे को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में विगत 15 दिनों में लगातार गृह भेदन की घटनाएं और चोरी की घटनाएं हो रही थी। इसमें एक अलग चीज़ जो हमने ट्रेंड में ऑब्जर्व की थी कि अमूमन पहले जो घटनाएं होती थी वो देर रात के अंधेरे में होती थी, परंतु ये जो घटनाएं हो रही थी पिछले 15 दिनों में ये सूने घरों में और दिन के उजालों में हो रही थी घटनाएं। इन सभी जगहों पे जो चोरी का मोडस था उसमें एक चीज़ जो कॉमन थी कि लैपटॉप्स चोरी हो रहे थे, अगर कोई डिजिटल डिवाइसेस है वो चोरी हो रहे थे, लैपटॉप के चार्जर्स, और उसी के साथ साथ अगर सोने के कोई आभूषण घरों में रहते थे तो उनको चुराया जा रहा था। लगातार इसमें यह भी सूचना मिल रही थी कि इसमें जो ज्वेलरी है उसको आसपास की ही दुकानों में गलाया जा रहा है। इसलिए पुलिस के द्वारा राजेंद्र नगर पुलिस और देश की बात में अगली खबर दिल्ली से है। दिल्ली में एक बार फिर चला है एमसीडी का बुलडोजर। दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके के अंतर्गत इंद्रप्रस्थ कॉलोनी पर एमसीडी की तरफ से बुलडोजर चला है, जहां पर अवैध रूप से बनाई गई प्लॉट की बाउंड्री को तोड़ा गया है, जिसके चलते वहां की जनता में रोष व्याप्त था। एमसीडी के खिलाफ जनता का कहना था कि जब यहां पर आईजीएल गैस लाइन, बिजली के खंभे, पानी भी आ चुका है, एमसीडी ने कॉलोनी बसने से पहले नहीं तोड़ी तो अब क्यों तोड़ रही है, जिसके चलते वहां की जनता में काफ़ी गुस्सा देखने को मिला। फिलहाल एमसीडी की तरफ से लगातार 2 दिन से अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चल रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। 5 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज दिल्ली सचिवालय पर सिविल डिफेंस कर्मचारी बैठे अनिश्चितकालीन धरने पर। जब तक बकाया वेतन नहीं मिलता है तब तक धरने पर बैठे रहेंगे, ऐसा इन लोगों का कहना है। सिविल डिफेंस के कर्मचारियों को 5 महीने से वेतन नहीं मिलने से ये लोग नाराज हैं और आज दिल्ली सचिवालय पर अनिश्चितकालीन धरने पर ये लोग बैठ गए। सिविल डिफेंस कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिलने से इनके ऊपर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है, इनका परिवार नहीं चल पा रहा है। डीटीसी बस में महिला मार्शलों की तो हालत और भी ज़्यादा दयनीय है। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो अकेली अपने परिवार को चलाती हैं। एक महिला अपने मासूम बच्चे को धरने पर लेकर बैठी हुई है। रुक करेंगे अगली खबर का। नई दिल्ली के दिल्ली गेट के पास फिरोज शाह कोटला स्थित विक्रम नगर में पार्किंग के विरोध में आरडब्ल्यूए व स्थानीय निवासियों ने विरोध प्रदर्शन कर चक्का जाम कर दिया। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। उनका कहना है कि पार्किंग की वजह से यहाँ के स्थानीय निवासियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और यहाँ पर आने और जाने के लिए कॉलोनी वालों के लिए एकमात्र यही रास्ता है, और अगर यहाँ पर पार्किंग शुरू हो जाएगी तो इसकी वजह से यहाँ आने जाने के लिए स्थानीय निवासियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लोगों का कहना है कि कॉलोनी में आने जाने का एकमात्र रास्ता है, ऐसे में पार्किंग की वजह से यहाँ से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। बच्चे और बुजुर्गों के लिए काफ़ी परेशानी हो जाएगी। यहाँ के आरडब्ल्यूए और स्थानीय निवासियों का साफ कहना है कि किसी भी कीमत पर हम यहाँ पर पार्किंग नहीं चलने देंगे। इसके लिए हमें चाहे धरने पर ही क्यों ना बैठना पड़े। लोग 70 साल से इस कॉलोनी को अलॉट हुआ, जो पंजाबी रिफ्यूजी पाकिस्तान से आए थे उनको ये कॉलोनी अलॉट हुई है, और ये रास्ता हमारी कॉलोनी का सिर्फ एक ही रास्ता है जो सीधा अंदर पूरी कॉलोनी में गया है। एमसीडी ने यहाँ अवैध तरीके से पार्किंग अलॉट कर दी है, तो पार्किंग होने के बाद में अब ये सारी की सारी रास्ता बिल्कुल रुक जाएगा, अंदर जाने की जगह नहीं बचेगी। हमारे बच्चे भी यहाँ से निकलते हैं, हमारी औरतें भी यहाँ से निकलती हैं, हम लोग कैसे यहाँ से निकलेंगे? हम लोग इसका विरोध करते हैं। पार्किंग के लिए विरोध कर रहे हैं हम। यहाँ पर अवैध पार्किंग कर रहे हैं। हम कोटला निवासी कहाँ जाएंगे?
हमारा रेजिडेंस है यहाँ, हमारा आना जाना रास्ता, हमारा आने जाने का रास्ता बंद कर रहे हैं ये लोग, हमारे आने जाने का रास्ता बंद कर रहे हैं, हमें आराम से जीने दो। अब बात करेंगे अगली अहम खबर का। दिल्ली के जंतर मंतर पर फिलिस्तीन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन जारी है। एआईएसएफ जैसे वामपंथी संगठनों और अन्य छात्र भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। इस दौरान भीड़ को देखते हुए दंगारोधी बल के साथ भारी पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया है। एहसान अली नाम है मेरा, वेलफेयर पार्टी से, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया। प्रोटेस्ट कर दिया, सबको एक एक करके अरेस्ट कर रहे हैं। तो फिर हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको फाड़ के फेंक देना चाहिए। जब फॉरेन पॉलिसी ये कह रही है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, तो सन 1967 से लग रहा है हमारी सरकार तो इजराइल के साथ है ना, सारा भारत के साथ, हम बीजेपी के साथ नहीं है। प्रधानमंत्री जी इजराइल के साथ नहीं है, प्रधानमंत्री बीजेपी का नहीं है, प्रधानमंत्री भारत का है, भारत का प्रधानमंत्री। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली अहम खबर की। खबर लखनऊ से है। लामार्टिनियर स्कूल में पीटी टीचर की दबंगई सामने आई है। आपको बता दें, बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा के नाती को जमकर पीटा है। सतीश मिश्रा के दामाद परेश मिश्रा ने दर्ज कराई शिकायत। तो गौतमपल्ली थाने में महिला टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। आपको बता दें, पीटी टीचर संगीता सहाय पर बुरी तरह पीटने का आरोप लगा है। 5वीं क्लास में पढ़ता है 10 वर्षीय बेटा रियांश मिश्रा। 26 तारीख को बिना वजह स्कूल में पीटने का आरोप लगा है। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। लामार्टिनियर स्कूल में पीटी टीचर की दबंगई साफ तौर से सामने आई है। बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा के नाती को जमकर पीटा गया है। आपको बता दें, सतीश मिश्रा के दामाद परेश मिश्रा ने शिकायत दर्ज कराई है। गौतमपल्ली थाने में महिला टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। गौतमपल्ली थाने में महिला टीचर के खिलाफ शिकायत दी गई है। सतीश चंद्र मिश्रा के दामाद ने शिकायत दर्ज कराई। हमारे संवाददाता भरत सेठी लखनऊ से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत, 10 साल के बच्चे को पीटी टीचर ने जमकर पीटा है। चूंकि मामला काफी हाई प्रोफाइल है, सतीश चंद्र मिश्रा जो बीएसपी के महासचिव, उनका नाती बताया जा रहा है, क्या पूरा मामला है? देखिए, बिल्कुल बीएसपी के एक बड़े नेता है सतीश चंद्र मिश्रा, उनसे जुड़ा हुआ मामला है। उनका जो नाती है वो लगभग जो उसकी उम्र है वो 10 वर्ष की है और लखनऊ के बहुत वीआईपी स्कूल लामार्टिनियर स्कूल में वो 5वीं क्लास का छात्र है। ये पूरा मामला है 26/7/2023 का, जब उसके जो पीटी टीचर ही संगीता साहे, उसने उनको बुरी तरीके से पीटा। जो छात्र था काफी समय से घबराया हुआ था, डरा सहमा हुआ था। परिवार के सदस्य जब उससे पूछते थे क्या हुआ, लेकिन वो बताता नहीं था। लेकिन अब जब परिवार के सदस्यों ने जब पूछा डरने का कारण क्या है, मुझे बुरी तरीके से पीटा है, मारा है, जिससे वो स्कूल जाने में भी घबराता था। पूरा मामला बताया कि एक छात्र था जो उसके टिफिन को लेकर अक्सर उसको परेशान करता था, जिसका उसने विरोध किया और उसी जो नाती है उनको विरोध करना महंगा पड़ गया। वो क्लास जो पीटी टीचर ने जिसको बुरा व्यवहार किया, छड़ी से मारा। अब जब जानकारी पूरे मामले सामने आया तो जो सतीश चंद्र मिश्रा के जो दामाद है उनकी तरफ से तहरीर दी गई है। गौतमपल्ली थाने में अब मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ये पूरा मामला और पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है। फिलहाल हाई प्रोफाइल मामला है, बीएसपी के बड़े नेता है, उनसे जुड़ा हुआ मामला है, तो अब पुलिस भी इसको हल्के में नहीं लेगी। जी भरत, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, काफी हाई प्रोफाइल मामला तो है ही। अब देखने वाली बात है कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। हालांकि ऐसे तमाम मामले आए दिन हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। खबरों में ऐसे मामले सुर्खियां बनते हैं। तो लखनऊ के
लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। ला मॉन्टेनियर स्कूल में पीटी टीचर की दबंगई साफ तौर से देखने को मिली है। बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा के नाती को जमकर पीटा गया है, जिसके बाद सतीश चंद्र मिश्रा के दामाद परेश मिश्रा ने शिकायत दर्ज कराई है। गौतमपल्ली थाने में ये शिकायत दर्ज कराई गई है। महिला टीचर के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई गई है। तो लगातार ऐसी घटनाएं जैसा कि सामने आती रही हैं, ऐसे में ये मामला काफ़ी हाई प्रोफाइल माना जा रहा है। सतीश चंद्र मिश्रा की नाती के साथ पीटी टीचर ने पिटाई की है। अब देखने वाली बात है कि पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करती है और इस पीटी टीचर पर कब कार्रवाई होती है और मामला दर्ज होता है। रुक करेंगे अगली खबर का। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से अबू असीम मिलने पहुंचे हैं। हमने खास तौर पर मध्य प्रदेश के इलेक्शन की बात की। अखिलेश जी कांग्रेस के साथ में जो इंडिया अलायंस है उसकी मजबूती के साथ अपना त्याग करके भी हम इस देश के संविधान मिटाने वालों के खिलाफ, इस देश में गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद कर रहे हैं, उनके खिलाफ बनाया इंडिया अलायंस। मगर कांग्रेस का रवैया कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। वह सीधा बता दें कि असेंबली में हमको अलायंस नहीं करना है तो हम भी अपनी अलग पार्टी बनाएं। 30 तारीख को ज्वाइन करने के लिए बात करने आया था। मैंने उनसे कहा फिर भी अखिलेश भाई आप बात कीजिए एक बड़ा दिल रख करके, ताकि किसी तरह से हमने खास तौर से मध्य प्रदेश के इलेक्शन की बात किया है और अखिलेश जी बिल्कुल कांग्रेस के साथ में, यानी जो हमारा इंडिया अलायंस है उसको मजबूती के साथ अपना सब कुछ कमजोर करके, अपना त्याग कुछ करके भी तैयार है कि हम इस देश के संविधान को मिटाने वालों के खिलाफ, इस देश में गंगा जमनी तहजीब जो बर्बाद कर रहे हैं, जिन्होंने इस देश को, उनके खिलाफ हम लोग जो है ना एक साथ हमने बनाया है ये इंडिया अलायंस। मैं कांग्रेस का रवैया कुछ थोड़ा ठीक नहीं जा रहा है। कांग्रेस को लोग बता दें सीधा कि भाई इनको असेंबली में नहीं करना है अलायंस, असेंबली में मनमानी कर रहा है, हम भी अपनी पार्टी बनाए वहाँ पे, या पार्लियामेंट में करना है या नहीं करना है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर रायबरेली से है, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत प्रभु टाउन मोहल्ले का मामला है, जहां तालाब किनारे एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक युवक के शरीर पर कई चोटों के निशान पाए गए, जिससे हत्या करके शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। शव कई दिन पुराना लग रहा था क्योंकि मृतक के शरीर में कीड़े पड़े हुए थे और बदबू भी आ रही थी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर बारीकी से शव का परीक्षण करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मृतक युवक की शिनाख्त के लिए आसपास के जनपदों के थानों में संपर्क करने के साथ ही सोशल मीडिया का भी सहारा लिया गया है। देखिए, अभी आज करीब 9 बजे करीब में सूचना मिली कि प्रभु टाउन है, एरिया एक कोतवाली नगर के अंतर्गत आता है। यहाँ पे एक अज्ञात युवक का शव पड़ा हुआ है। मौके पर पुलिस टीम, फॉरेंसिक टीम और सर्विलांस टीम पहुँच करके नियमानुसार कार्रवाई की गई और शव की शिनाख्त अभी नहीं हुआ है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सर कितनी उम्र है? देखिए, शव की उम्र लगभग जो है 30-35 साल के करीब लग रही है। अभी पोस्टमार्टम के बाद बेहतर जानकारी हो पाएगी। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर रायबरेली से है, जहां पति पत्नी के बीच हुई मामूली कहासुनी में पति ने आपको बता दें पत्नी ने आवेश में आकर फांसी के फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नारायण नगर मोहल्ले का है, जहां सुबह मामूली कहासुनी को लेकर पत्नी ने घर के अंदर कमरे का दरवाजा बंद कर फांसी के फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। मृतक महिला पूजा मिश्रा के 2 बच्चे हैं और शादी के 12 वर्ष हो चुके हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को फांसी के फंदे से उतारने के बाद कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी। कोतवाली नगर के अंतर्गत एक जो है नारायण नगर है, यहाँ पर एक महिला जिनका नाम पूजा मिश्रा है, इन्होंने अपने आप को फांसी लगा लिया है। मौके पर पुलिस टीम के द्वारा निरीक्षण करके और फॉरेंसिक टीम के साथ में और शव को करके पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया। देश के बाद में अगली खबर औरैया से। औरैया में सीएम योगी आदित्यनाथ के नारी वंदन अधिनियम के तहत सम्मेलन को लेकर सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने प्रेस वार्ता की है। सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए सम्मेलन में भारी संख्या में भाग लेने की अपील की गई है। सांसद ने इंडिया गठबंधन को गठबंधन नहीं ठग बंधन बताते हुए कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इंडिया गठबंधन हुआ था, सभी ने कहा था यह स्वार्थ से भरा हुआ है। सबसे पहले नीतीश कुमार पलटू चाचा पलटेंगे व अखिलेश यादव पीएम बनना चाहेंगे। भाजपा पार्टी देश में एक बार फिर से सरकार
भाजपा की बनेगी और नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबी हटी नहीं और इंदिरा आवास का ढिंढोरा पूरे देश में पीटा, लेकिन इंदिरा आवास कहीं दिखाई नहीं देता है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर उत्तर प्रदेश के झांसी से है, जहां जल निगम द्वारा जल जीवन मिशन जल ज्ञान यात्रा का शुभारंभ किया गया है। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया है। जिलाधिकारी ने बताया कि पानी की बचत को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लगातार गिर रहे जलस्तर को बेहतर करने के लिए आम जनता का जागरूक होना बेहद जरूरी है। इन्हीं बातों को लेकर अलग अलग थाना क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में जाकर बच्चे आम जनता को जागरूक करेंगे। जल ही कल का संदेश देंगे। बच्चे कई स्थानों पर जाकर पेयजल को लेकर भ्रमण करेंगे। जो आज यहाँ बच्चों के द्वारा जल ज्ञान यात्रा निकाली जा रही है, उसका मुख्य उद्देश्य पानी की बचत करना, लोगों को बताना कि पानी का महत्व क्या है और जिस प्रकार से हम लोगों के सरफेस वाटर्स और अंडरग्राउंड वाटर्स का डिप्लीशन हो रहा है, तो उसके बारे में लोगों को महत्व जब बताएंगे, उसी का मेन उद्देश्य है। बच्चे कई स्थानों पे जाएंगे यहाँ से और मुझे लगता है कि उससे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। अलीगढ़ में दबंगों से परेशान होकर एक पिता अपने बेटे को बेचने के लिए मजबूर है। गुरुवार को वह अपने परिवार के साथ गांधी पार्क चौराहे पर बैठ गया और गले में बेटा बिकाऊ है का बोर्ड टांग लिया। इसके बाद चौराहे से गुजरने वाला हर एक आदमी उसे देख रहा था और वहां पर उसकी परेशानी पूछने वालों की भी भीड़ लग गई। राजकुमार का आरोप है कि आरोपियों ने कुछ दिन पहले उसका ई-रिक्शा छीन लिया है, जिसे चलाकर वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। राजकुमार का कहना है कि अब वह इतना परेशान हो चुका है कि अपने बेटे को बेचने के लिए बस स्टैंड चौराहे पर अपनी पत्नी, बेटे और एक छोटी बेटी के साथ आकर बैठ गया है। हालांकि करीब घंटे भर बाद मौके पर थाना गांधी पार्क पुलिस पहुंची और राजकुमार को उसके परिवार समेत अपने साथ ले गई। खेड़ा के अंतर्गत एक पिता द्वारा पुत्र को बेचने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। जांच करने पर पता चला कि ये दो पक्षों के बीच पैसे को लेकर आपसी विवाद था। विवाद को थाने स्तर पर सुलझा लिया गया है। दोनों पक्षों के बीच में आपस में सहमति बन गई है। शेष वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा प्रचलित की जा रही है। मैं सर करके की वजह से मैं परेशान हो गया। मुझे दबंगों ने मार मार के घर से बाहर निकाला। मेरी टिर्री छिल्ली मजदूरी पे मैं किराए में टिर्री चलाता था, अपने बच्चों का पेट पालना करता था। वो टिर्री छिल्ली दबंगों ने मुझसे रोज टॉर्चर करते। मैंने थोड़ा थोड़ा करके उनको देने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। आज मुझसे 21 तारीख को 4 बजे शाम को मेरी टिर्री छीनी है और उसी तारीख में मेरी रिपोर्ट लगी हुई है। वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। 6 दिन से लगातार भाग रहा हूँ थाने में, महुआ के थाने में मेरी कोई रिपोर्ट नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। अब बात अगली अहम खबर की। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या में कृष्ण जन्म मुक्ति दल का राष्ट्रीय वार्षिक अधिवेशन जगत गुरु श्री परमहंस आचार्य जी तपसी छावनी में कब हुआ कार्यक्रम आपको बता दें, जिसकी मुख्य अतिथि ये कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसकी मुख्य अतिथि सीमा रानी सिंह थी। कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार राजेश मणि त्रिपाठी ने बताया, राम जन्मभूमि का फैसला आ गया है। भगवान राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा के बाद 3 साल के अंदर कृष्ण जन्मभूमि का फैसला आ जाएगा। हम उसी का इंतजार कर रहे हैं, तो हम लोग आंदोलन करेंगे। अगर नहीं फैसला आया तो हम लोग आंदोलन करेंगे और हमारी एक मांग है, हमारा देश हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। इसके लिए बहुत जल्दी ही दिल्ली में जंतर मंतर पर अपनी मांग रखेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में एक अनोखा मामला सामने आया है। आपको बता दें, जहां पर एक 75 साल के बुजुर्ग की बारात निकाली गई, जहां पर बुजुर्ग की पहले बारात निकाली गई, फिर निकासी भी की गई। इस शादी में लोग शामिल हुए। यह मामला सब लोगों ने सुना तो लोग भौचक्के रह गए। आपको बता दें कि यह पूरा मामला बांदा जनपद के नरैनी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत रिसौरा गांव से सामने आया है, जहां पर गाजे बाजी के साथ पहले बारात निकाली गई, फिर उसके बाद सारे रीति रिवाजों
को संपन्न किया गया। बारात ले जाने से पहले दूल्हे ने पगड़ी और जामा पहनकर गांव के मंदिरों में भगवान की पूजा अर्चना की। वहीं गांव के सैकड़ों लोगों के साथ बारात जा रही थी। आस पड़ोस के लोगों ने जमकर डांस भी किया। बारात निकासी होने से पहले दूल्हे को देवी पूजन और कार्यक्रम भी हुआ। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि अचानक दूल्हे राजा ने सभी को चौंका दिया। उसने सभी से यह कह दिया कि बारात नहीं जाएगी क्योंकि उसकी दुल्हन ने अभी मना किया है। यह सुनकर लोग आश्चर्यचकित हो गए और अपने अपने घर लौट गए। अब बात अगली खबर की। खबर सुल्तानपुर से है, जहां दुर्गा पूजा महोत्सव में पूजा पंडालों के समक्ष पूर्ण आहुति कार्यक्रम चल रहा है। पूजा समितियों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं श्रद्धालु सामूहिक रूप से एकत्रित होकर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन पूजन कर रहे हैं। पूर्णिमा को यानी कि कल सभी प्रतिमाएं रथ पर सवार होकर गाजी बाजी के साथ विसर्जन शोभा यात्रा को जाएंगी। डीएम एसपी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। नगर की अगर प्रतिमाओं का ही बात किया जाए ना, तो पूरे जिले की प्रतिमाएं, क्योंकि कल उनका विसर्जन शोभा यात्रा प्रारंभ हुआ, तो प्रातः काल से उनकी सभी जगहों पर उनके मुहूर्त के अनुसार जो है उनके हवन के कार्यक्रम चल रहे हैं। लगातार ये देर रात तक चलेंगे, जहाँ पर विभिन्न जगहों पर जैसे उनके मुहूर्त और समय का वक्त है। और उसके बाद कल फिर दोपहर जब 12 बजे से सभी मूर्तियाँ चौक में इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगी और वहाँ से 5 बजे जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय झंडी दिखा करके एक शोभा यात्रा के रूप में मूर्तियों को निकालेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। ताजनगरी आगरा में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और 2 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए। आपको बता दें कि बीते विजयदशमी वाले दिन हेलमेट लगाए हुए 3 बदमाशों ने थाना सिकंदरा क्षेत्र में एक ज्वेलर्स की दुकान में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद से पुलिस इन बदमाशों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी। पुलिस ने तीनों बदमाशों पर 25,000 का इनाम भी रखा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम ने जेसीबी चौराहे पर चेकिंग शुरू कर दी। चेकिंग के दौरान बाइक से आ रहे तीनों बदमाशों को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया और पकड़े गए बदमाशों के पास से चोरी की एक बाइक के अलावा लूटी गई ज्वेलरी और नकदी भी बरामद की गई। सबसे पहले कस्टमर आए हुए थे 1-1:30 बजे के आसपास, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे। उन्होंने सामान परचेज किया। उसके बाद जैसे ही वो निकले उससे 3 से 4 मिनट बाद ये पहला बंदा घुस के आया, जिसने कैप पहनी हुई थी, मास्क पहना हुआ था, और इसने आते ही तमंचा निकाल लिया। पीछे से दूसरा इंसान अंदर आ गया। तमंचा निकालने के बाद मुझसे बोलता है कि तू अपनी जगह चुपचाप बैठा रहे, और ये काउंटर पे कूद के मेरी साइड आ गया। इसने मेरी गर्दन जोर से दबा ली, तमंचा लगा लिया और मेरी गर्दन बहुत जोर से दबा के रखी। दूसरा इंसान अंदर आके वो सामान भरने लगा। पीछे से तीसरा इंसान आ गया और इसने मेरी गर्दन दबा के रखी। ये 2 लोग सामान भरते रहे। उसके बाद मेरे मुंह पे टेप लगा दिया, हाथ पे टेप लगा दिया और फिर जाते जाते शटर गिरा दिया और लॉक कर दिया। फिर मैं तुरंत उठ के आया। मैंने नीचे से आवाज लगाई, जोर जोर से चिल्लाया, तो आसपास के लोगों ने शटर खोला, को सूचना की जानकारी दी। देश के बाद में बात करेंगे अगली अहम खबर की। दिल्ली से सटे देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के जिलों में हवा में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जहरीली हवा से सांस लेना दूभर हो रहा है। लोगों को गले में इन्फेक्शन के साथ आंखों में जलन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में खराब हवा के लिए पराली जलाने और वाहनों के प्रदूषण को जिम्मेदार माना जा रहा है, लेकिन अब यूपी में भी हवा में घुले जहर का असर साफ तौर से नजर आ रहा है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब हो चुकी है। सर्दी की शुरुआत में दिवाली से पहले ही हालात बिगड़े हुए हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर जिम्मेदार हवा में घुले जहर से लोगों को बचाने के लिए कब जागेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में खराब हवा पर हो रहा हल्ला और सियासत दोनों जारी है, लेकिन दिल्ली से सटे देश के सबसे बड़े सूबे में हवा में घुले जहर से सांस लेना
दूभर होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में दिल्ली से सटे जनपदों की हवा खराब होने लगी है। सर्द मौसम की शुरुआत से ही हवा में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। कुछ जगहों पर तो ये रेड जोन तक पहुंच गया, जिसका सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर देखने को मिल रहा है। अनुमान के मुताबिक दिल्ली के आसपास इन इलाकों में हवा में प्रदूषण का स्तर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन इन सब के बीच सवाल है कि आखिर बढ़ते प्रदूषण और खराब हवा के लिए जिम्मेदार कौन है? दिल्ली एनसीआर की हवा में धूल और धुएं के कारणों की वजह से इतना प्रदूषण हो रहा है कि हमारी सेहत के लिए ये खतरनाक होता जा रहा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में हवा में सबसे ज्यादा प्रदूषण देखने को मिल रहा है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक गाजियाबाद के लोनी इलाके में सबसे ज्यादा प्रदूषित हवा है, जो गुणवत्ता के लिहाज से रेड जोन यानी बेहद खराब स्थिति में पहुंच गई है। शुक्रवार को नोएडा सेक्टर 62 में हवा का AQI लेवल 253 पर रहा और हवा की गुणवत्ता खराब दर्ज की गई। ग्रेटर नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 271 पर रहा और हवा की गुणवत्ता खराब कैटेगरी में है। गाजियाबाद के लोनी में AQI लेवल लगातार रेड जोन में है। लोनी में AQI 357 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब है। दिल्ली से सटे इलाकों के अलावा यूपी के शहरों में भी हवा की सेहत इतनी ज्यादा खराब है कि अब हवा आम आदमियों की सांसों में जहर हो रही है। लखनऊ के गोमती नगर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 116 रहा, जो मॉडरेट श्रेणी में आता है। इसके अलावा आगरा में 101, बरेली सिविल लाइंस में 120, कानपुर में 116, प्रयागराज में 186 AQI रहा है। वाराणसी में AQI 60 रहा, जो संतोषजनक कैटेगरी में है। आने वाले दिनों में हवा और खराब होने का अंदेशा जताया जा रहा है। ऐसे में सवाल सांसों और सेहत का है कि आखिर सांस लेने लायक शुद्ध हवा कब मिलेगी? बढ़ते प्रदूषण का जिम्मेदार कौन है? यूपी में दिल्ली की तर्ज पर हवा में खुले प्रदूषण को घटाने के लिए इंतजाम कब होंगे? स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। देश की बात में आज मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।